इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फाइनली 4th ग्रेड एग्ज़ाम के स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट 2 मार्च थी और वो कंप्लीट हो चुकी है। अब विभाग द्वारा जल्द ही आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा डीवी शेड्यूल। तो वो जब भी जारी होगा तब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस डीवी शेड्यूल में ही पता चलेगा कि आपका डीवी कौन सी डेट पर, किस समय और कहां पर आयोजित किया जाएगा, और इसके अलावा डीवी को लेकर क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो सब आपको शेड्यूल में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी वो विभाग द्वारा जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा 9 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा तो उनसे राय लेकर, रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि डीवी का प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक का किस तरह से रहा है, शुरुआत में क्या हुआ, उसके बाद अगर किसी के दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो उनके साथ क्या बताया जाता है, उन्हें क्या बताया जाता है, क्या सलाह दी जाती है। तो ये सब कंप्लीट चर्चा की जाएगी 9 मार्च को। और इसके अलावा कोर्ट केस को लेकर जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको इस वीडियो में 2-3 चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आज की डेट तक स्क्रूटनी फॉर्म की संख्या वो कितनी है, और उसके बाद रिजल्ट प्रोविजनल क्यों रहता है, उसके पीछे का क्या कारण है, और तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। बाकी विभाग द्वारा जब भी शेड्यूल आएगा तब मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ डॉक्यूमेंट आपके बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे फॉर्मेट, तो उन फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की डेट में बात करें तो कल के जितने ही हैं, यानी कि 1,45,000 के करीब स्टूडेंट ने स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल थे, जिनमें से 1,33,932 कैंडिडेट ने ही स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया है। हो सकता है जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया तो हो सकता है उनका वीडियो में फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा, या पटवार में वो फाइनल सिलेक्शन, या पुलिस कांस्टेबल में किसी न किसी भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। उस वजह से वो स्टूडेंट स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर रहे हैं, या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है जिन्हें लगता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। शायद हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 से लगभग 12,000 के करीब स्टूडेंट ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे हैं। तो 1,33,932 के करीब स्टूडेंट ने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिए हैं। अब इनको लेकर जब भी शेड्यूल आएगा वो हम आपको बता देंगे। अब रिजल्ट रहता है प्रोविजनल क्यों, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रोविजनल का अर्थ होता है अस्थायी रूप से, यानी कि आपका कोई ना कोई कागजात है जिसकी अभी जांच चल रही है, या फिर वो आपने नहीं दिखाया हो, इसलिए उससे पहले अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब प्रोविजनल के पीछे बहुत कारण रहते हैं, कौन से दस्तावेज, यानी कि आपको किसी भी दस्तावेज को हल्के में नहीं लेना है। यानी कि जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया था तो उसमें भी आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ पर जो चेकलिस्ट थी उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। दूसरी बात, अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपसे भी कोई मिस्टेक हो गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडिट का ऑप्शन तो आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप एफिडेविट दे सकते हैं। जब आपका डीवी होगा आप एफिडेविट दिखा सकते हैं और वहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं जो आपसे मिस्टेक हुई है, चाहे आपने कोई गलत दस्तावेज अपलोड हो गया हो, यानी कि जहाँ मूल निवास पूछा वहाँ जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, या फिर जाति प्रमाण पत्र आपने बहुत पुराना वाला अपलोड कर दिया है, या फिर आपके मार्कशीट में नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है। ऐसी कोई भी गलती हो तो आप एफिडेविट दिखा सकते हैं, आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको मालूम है आपका डीवी 9 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि 9 से लेकर जब भी शेड्यूल आएगा और आपकी जो डेट आएगी उस डेट पर अगर आपका कोई एग्ज़ाम आ जाता है या कोई भी अड़चन आती है तो आप डीवी नहीं करवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एब्सेंट कैंडिडेट को एक बार 16 अप्रैल तक डीवी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 अवसर दिए जाएगा, एक अप्रैल के लास्ट वीक में और दूसरा मई के फर्स्ट वीक में। तो इस बीच 2 अवसर दिए जाएंगे, उन 2 अवसर में आप कभी भी अपना डीवी करवा सकते हैं। इसके अलावा जब आपका डीवी होगा उस समय अगर विभाग द्वारा बता दिया जाए कि आपके इस दस्तावेज में कमी है, आप वो दस्तावेज दिखाइए। अगर उसी दिन आप दिखा सकते हैं तो वो आपको शाम तक जो समय देते हैं उस समय के अंदर आप दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अगर फिर भी आप नहीं दिखाते हैं और फाइनल रिजल्ट आ रहा तब तक भी नहीं दिखा रहे तो आपका रिजल्ट प्रोविजनल हो जाता है। अब किस किस बहुत केसेस, यानी कि कुछ ये सोच रहे होंगे
के सामने घोषणा पत्र नहीं लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल भी बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हो सकता है कुछ नए कैंडिडेट अभी जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल के विभाग द्वारा प्रोविजनल जो रिजल्ट रखा जाता है उसके पीछे के बहुत कारण होते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए किसी भी डॉक्यूमेंट को हल्के में नहीं लेना, चाहे वो संविधान वाला पत्र हो या चरित्र प्रमाण पत्र हो या आपका जाति प्रमाण के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो, कुछ भी हो, सभी दस्तावेज आपको लेके जाना चाहिए। अब देखो बहुत साथियों में ये भी डाउट रहता है अटेस्टेशन फॉर्म पर अटेस्टेड को लेकर कि 2 में करवाने हैं या 1 में करवाने हैं। देखो अगर ऐसा आपको डाउट लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए, 2 में दोनों में करवा लीजिए और 2 उसकी फ़ोटोकॉपी जिसमें मत करवाइए, और वहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए वैसा आप दिखा सकें। यानी कि 2-3 दस्तावेज अगर आप ज़्यादा भी लेके जा रहे हो तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2-3 दस्तावेज कम लेके जाओगे तो ज़रूर दिक्कत होगी। आपके जो भी दस्तावेज चेक किए जाएंगे वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ही चेक किए जाएंगे, और जो आपने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल किया है वो भी आपको डाउनलोड करके लेके जाना होगा, क्योंकि वो भी वहाँ पर आपके जाँच की जाएगी। तो यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो जो डाटा जिक्र किया, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का और उसने फॉर्म अगर एससी कैटेगरी में डाला है तो उसका सिलेक्शन एससी कैटेगरी के हिसाब से हुआ, फिर वो अगर गलती हो गई तो उसका आगे की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा का जिक्र किया है उन सभी की जांच के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जो जो आपने उसमें मेंशन किए हैं वो सभी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ओबीसी कैटेगरी फिल की तो आपसे मांगा जाएगा ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र, वो आपको दिखाना होगा। अब अगर ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है और आज की डेट में 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तब भी आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन वो मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड माना जाता है शपथ पत्र। अगर इससे भी ज़्यादा पुराना है, यानी कि अगर आपका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र 2017 का बना हुआ है तो इस कंडीशन पर आपको जो 2017 का बना हो वो तो लेके जाना ही चाहिए, और इसके अलावा आपको नया भी बनवाना होगा, वो लेके जाना होगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तब तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा, फिर चाहे आप किसी भी कभी का बना हो, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो फिर यहाँ पर भी आपको एफिडेविट दिखाना होगा। ठीक इसी तरह मूल निवास प्रमाण पत्र में भी अगर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं किया तो आपका रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। मैं आपको आगे एग्जाम्पल बता देता हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट के किसी भर्ती के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर ओबीसी प्रमाण पत्र 2022 का जारी है, बाद का नहीं है, शपथ पत्र संलग्न है, तो भी उनको प्रोविजनल रखा गया है, क्योंकि शपथ पत्र मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड है। अब 2026 की बात करें तो 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो फिर नया भी बनवाना होगा। इसी तरह मूल निवास प्रमाण पत्र के समय भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल निवास प्रमाण पत्र 5 दिसंबर 2025 का बना हुआ है, आवेदन के समय का नहीं बना हुआ है तो आपने शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी आपको दिखाना होगा, आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं करोगे तो आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल कर दिया जाएगा। इस तरह से जिन पर जो अगर आप किसी कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया है तो उसका सिलेक्शन भी उसी से हिसाब से हुआ तो फिर उसे स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर वो नहीं दिखाएगा तो उसकी पात्रता पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। या फिर किसी महिला ने विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उन्हें उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और ये सब सर्टिफिकेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले के होने चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। स्पेशल कौन से, विधवा, परित्यक्ता या पीएच कैटेगरी या स्पोर्ट्स पर्सन से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उनके सर्टिफिकेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के होना चाहिए। और इसके अलावा शैक्षणिक दस्तावेज में बात करूँ तो शैक्षणिक दस्तावेज सभी आपको वो दिखाने हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो जिसमें जिक्र किया है। अगर जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने 10th के साथ 12th भी लिखी है, ग्रेजुएशन भी लिखी है, RSCIT भी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी लिखी है, तो वो भी आप लेके जाइए, क्योंकि क्या पता भले ही ये 10th लेवल के वहाँ पर आपको विभाग ये पूछ ले कि भाई आपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, RSCIT इन सब का जिक्र किया है और अभी आप सिर्फ 10th की दिखा रहे हो, तो वो सवाल करें और आपके पास तुरंत उनका जवाब होना चाहिए। आप उनके सामने जवाब पेश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूँ 2-3 दस्तावेज ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन 2-3 दस्तावेज कम होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
टोटल आपके 8 चरणों में ये डीवी है आयोजित की जा रही है। टोटल इसमें आपके 9 मंडलों में होगी डीवी। अब आपका कौन सा मंडल होगा, तो जहाँ तक मुझे यही लग रहा है आपके ज़िले के नज़दीकी जो मंडल है उसमें आपका भी डीवी होगा, और उस मंडल के अंदर भी कौन सी लोकेशन है वो विभाग द्वारा जब भी जारी की जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय जो जो डॉक्यूमेंट आपने बताए थे वो आपको शो हो रहे थे, वो सब डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे। फिर चाहे शैक्षणिक योग्यता में 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, RSCT हो, इसके अलावा मूल्यांकन प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, इसके अलावा धूम्रपान गुटखा वाला, अब धूम्रपान दहेज वाला, धूम्रपान गुटखा वाला सेवन वाला सभी स्टूडेंट को दिखाना है, और दहेज वाला भी प्रमाण पत्र है जिसका फॉर्मेट आपने देखा होगा, विभाग द्वारा भी जारी किया गया था, बोर्ड की वेबसाइट पर भी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर दिखाना होगा। अब दहेज वाला चाहे विवाहित है या अविवाहित है सभी के लिए मान्य है, यानी कि सभी को दिखाना होगा। विवाहित वाले ये बताएंगे कि इन्होंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया, और अविवाहित ये बताएंगे कि भाई वे भविष्य में दहेज नहीं लेंगे। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्मेट देखे होंगे, सामान्य घोषणा पत्र का हो चाहे विकल्प पत्र को, यानी कि अगर किसी का सिलेक्शन TSP या नॉन TSP दोनों साइड से हो गया है तो अब वो फाइनली रूप से किस में ज्वाइनिंग चाहता है, TSP में या नॉन TSP में, तो उन कैंडिडेट को विकल्प पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा हैंड रिटन नमूना भी आपको पेश करना होगा, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश के नीचे जगह होगी, वहाँ पर आपको हिंदी की जगह हिंदी, इंग्लिश की जगह इंग्लिश लिखना होगा। और अब अलग से स्क्रूटनी फॉर्म का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। 2 मार्च लास्ट डेट थी और वो कंप्लीट हो चुकी है, और 9 मार्च से आपका डीवी भी शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी का विवाह 2006 से पहले हुआ है तो उनको विवाह का प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट दे रखा है वेबसाइट पर वो फिल करके वहाँ पर सबमिट करना होगा, और जिनका बाद में हुआ तो वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। अगर किसी के नाम में मिस्टेक है तो आप एफिडेविट दिखा दीजिए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा कुछ संभाग में आपके डीवी की लोकेशन भी बताई गई है कि भाई आपका डीवी कहाँ होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1-2 संभाग में यहाँ पर लोकेशन भी दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बीकानेर, यानी कि जिनका डीवी बीकानेर मंडल में होगा तो वहाँ बीकानेर में कहाँ पर होगा, तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिनांक 9/3/2026 से उक्त कार्य पूर्ण होने तक दस्तावेज सत्यापन स्थल कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग में उपस्थित होना है। यानी कि जिनका बीकानेर मंडल में डीवी होगा उन सबको कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर में पहुंचना होगा। बाकी विभाग द्वारा अलग से संभाग वाइज भी शेड्यूल आ जाएगा, तो वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा जयपुर वालों की भी लोकेशन आई हुई है डीवी की, यानी कि कुछ संभाग ने ये भी बता दिया था कि उनका दस्तावेज सत्यापन जो स्टूडेंट का है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। जैसे कि जयपुर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उक्त दस्तावेज सत्यापन का कार्य जयपुर मंडल में निर्धारित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में किया जाएगा। यानी कि जिन कैंडिडेट का जयपुर मंडल आएगा तो उनका डीवी जयपुर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में आयोजित किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी कैंडिडेट की जो डेट दे रखी है उसमें अगर डीवी नहीं हो पाता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 2 अवसर और दिए जा रहे हैं, अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में। इस बीच आप कभी भी करवा सकते हैं, इसके बाद अलग से कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जब भी फाइनल रिजल्ट जारी किए जाएंगे वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी 9 मार्च को जैसे ही डीवी कंप्लीट होती है आपको स्टूडेंट से राय लेकर, रिव्यू लेकर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरू से लेकर अंत तक का प्रोसेस भी बताया जाएगा।